सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आखिर महात्मा गांधी वो कौन सी परिस्थिति पैदा हुई कि महात्मा गांधी आग बबूला हो गए। सम्मानित साथियों, जहां पर अस्पृश्यों के अधिकारों की बात आई, महात्मा गांधी शत्रुओं की भांति बिहेव करने लगे। यहां तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा कि आप अछूतों के नेता नहीं हैं, बल्कि अछूतों के नेता तो हम हैं। ये बात महात्मा गांधी कहते हैं। आखिर किन परिस्थितियों में वो आग बबूला हो जाते हैं, आज के अंबेडकर संदेश में आप देखिए। ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हुई जिनकी वजह से वो इतने आक्रामक हो जाते हैं और अनाप शनाप बात करने लगते हैं। यहां तक कि जो महात्मा गांधी के मित्र थे वो भी महात्मा गांधी को अस्पृश्यों का शत्रु मानने लगे और उनके इस बिहेवियर को देखकर वो भी हतप्रभ थे। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी होने वाला है। महात्मा गांधी के बारे में यदि आप बड़ा सम्मान की नज़र से उन्हें देखते हैं तो आज का अंबेडकर संदेश आप जरूर देखिए और हकीकत जानिए कि आखिर वो अस्पृश्यों के प्रति इतना शत्रु भाव क्यों रखते थे महात्मा गांधी। आज का अंबेडकर संदेश अंत तक वाच करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। समझ सकते हैं, इसकी पृष्ठभूमि हम 1 मिनट में आपको बता देते हैं, उसके बाद आज के अंबेडकर संदेश को हम प्रस्तुत करेंगे। पृष्ठभूमि ये थी, 8 अक्टूबर 1931 को यहाँ पर प्रथम दौर की जो वार्ता चल रही थी उसको स्थगित कर दिया गया कुछ समय के लिए। और ये कुछ समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने ये कहते हुए दिया कि आप लोग अल्पसंख्यक कमेटी के जो भी सभी समुदायों के प्रतिनिधि हैं, आप सभी एक साथ बैठकर कोई सर्वसम्मत निर्णय ले लें ताकि हमें कोई हस्तक्षेप न करना पड़े। यदि आप सभी भारतीय विभिन्न जो प्रतिनिधि हैं, चाहे मुस्लिम प्रतिनिधि हों, चाहे हिंदू प्रतिनिधि हों, चाहे कांग्रेस के प्रतिनिधि हों, अस्पृश्यों के नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, या साथ ही साथ एंग्लो इंडियन भारतीय ईसाई के लोग भी थे वहां पर, तो चेयरमैन होने के नाते ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने उन्हें भरपूर समय दिया। महात्मा गांधी चाहते थे कि सिर्फ हिंदू, सिखों और मुसलमानों की बात हो, अन्य जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनकी बात यहाँ पर कदापि ना हो। और इसके लिए उन्होंने विशेष प्रयास भी किए, हथकंडे भी अपनाए और हर तरह का षड्यंत्र भी रचा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा मेरे साथियों। आज का अंबेडकर संदेश जानकर आप निश्चित रूप से गौरवान्वित भी महसूस करेंगे। महात्मा गांधी के बिहेवियर को लेकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो ये कहते थे कि हम कौन होते हैं अछूतों के अधिकारों को रोकने वाले, आज क्या हो गया उन्हें, जो जब अधिकार मिलने जा रहे हैं अछूतों को, अस्पृश्यों को, दलितों को, तो आज महात्मा गांधी को हो क्या गया है, ये देखिए आज के अंबेडकर संदेश में और आप स्वयं भी विश्लेषण कीजिएगा। पृष्ठभूमि को हम लंबा न खींचते हुए अब सीधे ले चलते हैं आज के अंबेडकर संदेश की तरफ, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 73 से 76 तक। आइए ले चलते हैं सीधे हम मुख्य जो बातचीत है आज की। प्रधानमंत्री के सुझाव के अनुसार अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों ने इस उद्देश्य से अनौपचारिक बातचीत की वे इसका कोई हल निकालें। उन्होंने आपस में विचार विमर्श कर एक करार तैयार किया और उसे 13 नवंबर 1931 को अल्पसंख्यक समिति की बैठक की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया। उस बैठक का शुभारंभ करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आरंभ से ही इस समिति का कार्य बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आज मुझे इस बात पर खेद है कि आप सब लोग एक सर्वमान्य समाधान पर पहुंचने में असफल रहे हैं। कल रात एक प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिला था जिसमें मुसलमानों, दलित वर्गों तथा कुछ हद तक भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और ब्रिटिश समुदाय के प्रतिनिधि थे। सामान्य साथी, यहाँ पर हिंदू समुदाय नहीं है, इस बात को आप महसूस कीजिए।
वे कल रात हाउस ऑफ कॉमन्स में मेरे कक्ष में आकर मुझसे मिले। उनके पास तैयार किया गया वह सहमति पत्र भी था जिस पर उन सबकी आम राय थी। उन्होंने मुझे बतलाया कि उस समझौते में ब्रिटिश भारत की 46% जनता की मांग समाविष्ट की गई है। 46% जनता की मांग समाविष्ट की गई मेरे साथियों। लेकिन आपको मालूम है महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदू, मुस्लिम और सिखों के बीच ही समझौता हो। यहाँ पर जो ये शामिल हुए हैं अस्पृश्य, एंग्लो इंडियन, ईसाई, ब्रिटिश समुदाय के लोग, इनको वो कदापि नहीं चाहते थे। ये हो उल्टा गया। आखिर कैसे हो गया महात्मा गांधी समझ नहीं पा रहे होंगे। उस समय तुरंत उस पर विचार करने का समय नहीं था। मैं सहमत हूं, मैं समझता हूं मुझे दिया गया वह समझौता पत्र कमेटी के अधिवेशन में अधिकृत रूप से रखा जाए और इसके लिए मैं आगा खां से जवाब देने के लिए कहूंगा कि वह इस समझौता पत्र को यहां प्रस्तुत करें। आगा खां उठ खड़े हुए और बोले, प्रधानमंत्री, मैं मुसलमानों, दलित वर्गों, एंग्लो इंडियनों, यूरोपियनों और भारतीय ईसाई की ओर से यह समझौता प्रस्तुत करता हूं। इसमें वे सभी लोग सांप्रदायिक समस्या का हल निकालने में सफल हुए जो गोलमेज सम्मेलन के सांप्रदायिक समिति से संबंधित हैं। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस कठिन और जटिल प्रस्ताव पर यह समझौता बहुत सोच विचार कर किया गया है और इसे संपूर्ण रूप में लिया जाना चाहिए। इस समझौते के सभी अंश एक दूसरे के पूरक हैं। ये दस्तावेज अल्पसंख्यक समझौता, माइनॉरिटीज पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। निसंदेह श्री गांधी जी के भाषण ने सबका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। इस समझौते से श्री गांधी बिफर उठे। वह अल्पसंख्यक समझौता प्रस्तुत करने और विशेषकर अछूतों को पृथक राजनीतिक अधिकारों पर मान्यता मिल जाने के कारण आग बबूला हो गए। श्री गांधी ने जो कहा वह इस प्रकार था। श्री गांधी जी का स्पीच सुनेंगे तो आज के बाद बाबा साहब तो उन्हें कभी महात्मा नहीं कहते थे, लेकिन क्या आप आज के बाद इस स्पीच को सुनने के बाद महात्मा गांधी को महात्मा आप कहेंगे या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप जरूर इस बात को महसूस कीजिएगा। बाबा साहब कहते हैं, श्री गांधी ने जो कुछ भी कहा वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पहले कहा था, महात्मा गांधी कहते हैं, मैंने जो कुछ पहले कहा था उसे दोहराना चाहता हूं कि हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को जो समझौता मान्य होगा कांग्रेस उसे हमेशा स्वीकार करेगी। कांग्रेस किन्हीं अल्पसंख्यक संप्रदायों के विशेष निर्वाचन को स्वीकार नहीं करेगी। दो शब्द तथा कथित अस्पृश्यों के विषय में कहना चाहूंगा कि दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मैं समझता हूं, परंतु अस्पृश्यों के बारे में जो बातें की गई हैं वह हम सबका अंग भंग है। इससे जन्म जन्मांतर तक विभाजन की रेखा खिंच जाएगी। मैं अस्पृश्यों के महत्वपूर्ण हितों का सौदा नहीं करूंगा, चाहे भारत की स्वतंत्रता पर भी दांव पर लगी हो। मैं अपने आप को व्यक्तिगत रूप में अस्पृश्यों की बहुसंख्या का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करता हूं। मैं यहां पर केवल कांग्रेस की ओर से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि अपनी ओर से भी बोल रहा हूं। और मेरा दावा है कि यदि अस्पृश्यों में जनमत संग्रह कराया जाए तो उनके मत मुझे मिलेंगे और मेरा स्थान शीर्ष पर रहेगा। ये बात महात्मा गांधी कहते हैं। आगे कहते हैं, मैं भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अस्पृश्यों से कहूंगा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली तथा उनके लिए पृथक आरक्षण उनके इस कलुषित अलगाव को मिटाने का सही तरीका नहीं है। ये उन्हीं के लिए लज्जा की बात नहीं है, बल्कि कट्टर हिंदुओं के लिए भी लज्जाजनक है। सम्मानित साथियों, यहाँ पर महात्मा गांधी पृथक जो आरक्षण यहाँ पर अस्पृश्यों दलितों को मिलने जा रहा है उसके कितने खिलाफ हैं आप समझ चुके होंगे। पृथक निर्वाचन प्रणाली यदि दलितों को मिल गई होती मेरे साथियों, आप अंदाजा लगाइए आज इस भारत देश के अंदर दलितों की ये जो दयनीय स्थिति है वो कदापि नहीं होती, क्योंकि वो प्रतिनिधि जो यहाँ पर इस माध्यम से चुनकर जाते, पृथक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से चुनकर जाते, वो हमारी बात करते, हमारे समाज की बात करते, हमारे समाज के उत्थान की बात करते और उत्थान करते भी ऐसे ही वो कानून नियम और बनाते जिससे कि दलितों का उत्थान हो सकता था। आगे महात्मा गांधी कहते हैं कि ये समिति और सारी दुनिया समझ ले कि आज हिंदू सुधारकों की एक संस्था है जो अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने का प्रण ले चुकी है। समझ सकते हो, प्रण जो लिया है वो ले चुकी है, तो लेकर वो है कहाँ?
धरातल पे तो कहीं नहीं है। और आज भी वर्तमान में भी हम 2024 की बात कर रहे हैं, आज भी जगह जगह पर शोषण अत्याचार दलितों पर होता है मेरे साथियों। महात्मा गांधी कहते हैं हम नहीं चाहते कि सरकारी कागजात पर तथा जनगणना में अस्पृश्यों का पृथक वर्ग दर्शाया जाए। सिख लोग जैसे हैं निरंतर बने रहें, मुसलमान और यूरोपियन लोग भी बने रहें, क्या अस्पृश्य भी निरंतर अस्पृश्य बने रहेंगे? मैं आगे और स्पष्ट कहूंगा कि अस्पृश्यता बनी रहने की अपेक्षा हिंदू धर्म का नामो निशान मिट जाना बेहतर होगा। अतः डॉक्टर अंबेडकर की आकांक्षा है कि अस्पृश्यों की उन्नति होने के लिए सम्मान प्रदर्शन करते हुए मैं उनकी भावना और योग्यता का सम्मान करता हूं, परंतु यहां मैं विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि उन्होंने गलत दिशा में सिर खपाया है। उन्हें जो कटु अनुभव हुए हैं शायद उसी की छाप उनके निर्णय पर है। इससे मुझे ये कहते हुए दुख होता है, यदि इस विषय पर मैं चुप्पी साध लूंगा तो मैं उनके हितों के प्रति वफादार नहीं होऊंगा जो मुझे जी जान से प्यारे हैं। मैं उनके अधिकारों को लेकर कोई सौदेबाजी नहीं करूंगा, चाहे उसके बदले मुझे सारे विश्व का साम्राज्य ही क्यों ना मिल जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं और कहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जो दावा पेश करते हैं, जैसे कि वे भारत के समस्त अस्पृश्यों की ओर से बोलते हैं, इससे हिंदू धर्म का विभाजन होगा, जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। यदि अस्पृश्य इस्लाम तथा ईसाईयत ग्रहण करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उसे बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि हिंदू धर्म गांव-गांव में दो भागों में विभाजित हो जाए जो अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों के हितों की बात करते हैं। वे भारत को नहीं जानते, वे नहीं जानते कि भारत का समाज किस प्रकार बना है। सामान्य साथियों, पता नहीं महात्मा गांधी किस बेस पर बात कर रहे हैं। आपको मालूम है सदियों से अगर शोषण अत्याचार किया है तो हिंदुओं ने किया है दलितों पर, और महात्मा गांधी उन्हीं हिंदुओं, कट्टर हिंदुओं के साथ दलितों और अस्पृश्यों को चिपकाए रखना चाहते हैं, लेकिन सम्मान देने की बात नहीं करते, समानता की बात नहीं करते, बंधुत्व की बात नहीं करते, न्याय की बात नहीं करते। बस इतना कहने की कोशिश करते हैं कि एक समुदाय है, एक वर्ग है जो दलितों को सम्मान देने के लिए प्रण ले चुका है। लेकिन सिर्फ प्रण लेने से क्या होगा जब तक धरातल पर कोई काम नहीं होगा। साथियों, महात्मा गांधी आगे भी कुछ कहते हैं, सुन लीजिए आप। वो कहते हैं कि इसलिए मैं पूर्णतः स्पष्ट कर देना चाहता हूं, चाहे मैं अकेला भी रह जाऊं, मैं अंतिम सांस तक इसका विरोध करूंगा। चेयरमैन ने ये जानकर कि उसमें कोई सर्वमान्य समझौता नहीं हो पाया है, अल्पसंख्यक समिति के अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के पहले प्रतिनिधियों को परामर्श देते हुए क्या कुछ कहा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि क्या इस समिति के समस्त सदस्यगण सांप्रदायिक समस्या को हल करने के लिए मुझसे लिखित अनुरोध करेंगे और मेरे द्वारा किए गए फैसले को स्वीकार कर लेंगे। मैं समझता हूं ये अच्छा प्रस्ताव है। क्या सदस्यगण अनुरोध करते हुए ये प्रण करेंगे कि मैं किसी वर्ग या व्यक्ति से ऐसा नहीं चाहता हूं, चाहे वो अस्थायी ही हो, और आप सभी लोग उस पर अपनी सहमति प्रदान करेंगे। मैं अभी ऐसा नहीं चाहता। मैं कहता हूं कि क्या आप लोग इस विश्वास के साथ दिए गए फैसले को मानेंगे और नए संविधान के अनुसार पूरी क्षमता के साथ कार्य करेंगे और अपने नाम लिख कर देंगे। यानी कि यहाँ पर चेयरमैन कमेटी अस्पृश्य अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन रैमसे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस तरह से यहाँ पर लिखित में यहाँ पर सुझाव मांगा है। अपना जो लोग यहाँ पर सहमति प्रदान कर रहे हैं उनका नाम भी उन्होंने मांग लिया कि अपना नाम लिख दीजिए। आगे कहते हैं कि मैंने कई वर्गों से कम कुछ व्यक्तियों से भी समय समय पर कहा है, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस स्थिति में सरलता आएगी, परंतु उसे दरकिनार करते हुए उन बातों को न भूल जाएं जो मैंने बैठक का आरंभ करते हुए कही थी। संविधान निर्माण की अपेक्षा सरकार को सांप्रदायिक मतभेदों को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आज के अंबेडकर संदेश को हम समाप्त करेंगे। सम्मानित साथियों, आगे क्या कुछ घटित होता है, बाबा साहब का भी संबोधन हम आपको जरूर सुनाएंगे, और उसके अलावा जो समझौता यहाँ पर हुआ है, गांधी मुस्लिम समझौते का प्रारूप भी हम आपको बताएंगे। गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की बात हम आपको बताएंगे। मुस्लिम प्रस्ताव क्या है, श्री गांधी का प्रस्ताव क्या है,
इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। क्या क्या षड्यंत्र यहाँ महात्मा गांधी ने रचे हैं उसके बारे में भी हम बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की इजाज़त के साथ पहला प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं, क्यों महात्मा गांधी बिफर उठे? महात्मा गांधी किसे अधिकार नहीं देना चाहते थे और किसका वो अंतिम सांस तक विरोध करने का संकल्प ले लेते हैं? सामान्य साथियों, क्या कोई ऐसा महापुरुष हो सकता है जो किसी वर्ग को, किसी शोषित को, किसी यूं कहें कि वंचित समाज को अगर अधिकार संपन्न बनाया जा रहा हो और उसके अधिकारों को रोकने का कार्य करे, क्या आप उसे महापुरुष कहेंगे? हाँ और ना में भी जवाब आप दे सकते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को जो किसी के अधिकारों के हनन की बात करता हो, किसी के अधिकारों को स्थगित करने की बात करता हो, सदियों से शोषित पीड़ित समाज रहा हो, आज इसको अगर राजनीतिक अधिकार दिए जा रहे हैं तो उसको छीनने, रोकने और उसमें रोड़ा बनने का कार्य करने वाला व्यक्ति महापुरुष नहीं हो सकता। आपके क्या विचार हैं? आप भी अपने विचारों को जरूर साझा कीजिए। हम आपके कमेंट्स को देखकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश क्रांतिकारी था, हकीकत जानने वाला था महात्मा गांधी की। ऐसे में इस अम्बेडकर संदेश को हमारे समाज की उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ये आपके हाथों क्या हमारा ये वीडियो आज शेयर किया जाएगा? मुझे पूरा भरोसा है आप पर। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।